हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। तो आज हम पिछले वीडियो में हमने बात करी थी गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। आज हम उस पैक्ट के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो अब जब गांधी इरविन पैक्ट आया, पैक्ट साइन हुआ, तब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैल गई थी इस पैक्ट को लेकर के। और कांग्रेस के अंदर भी, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई लोग इस पैक्ट के अगेंस्ट थे, जो कि पर्टिकुलरली जो लेफ्ट विंग सेक्शन था कांग्रेस का, वो इस पैक्ट से खुश नहीं थे। लाइक नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब इस पैक्ट को लेकर अनसेटिस्फाइड थे। तो क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक बात लिखी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यह अचानक से एंड कर दिया गया। इसकी शुरुआत अच्छी हुई थी। इट एंडेड नॉट विथ अ बैंग बट अ विम्पर। मतलब इसकी शुरुआत तो अच्छी हुई थी, बट एंडिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी। एंड में आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से बाद में कुछ डिफरेंसेस की वजह से कांग्रेस के कुछ लोगों के बीच में और जो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, उनके बीच के कुछ डिससेटिस्फैक्शन की वजह से इस मूवमेंट को एंड कर दिया गया। नाउ बी.एन. पांडे के ओपिनियन में, ये बी.एन. पांडे कौन थे? इनका पूरा नाम था भीशंबर नाथ पांडे, और ये कांग्रेस के एक मेंबर थे और गांधी जी के सपोर्टर थे। तो उनके ओपिनियन में गांधी जी ने ये बात नोटिस करी होगी कि सरदार पटेल और नेहरू इस पैक्ट के फेवर में नहीं हैं। एंड उन्हें रियलाइज हो गया होगा, उसके बाद उन्हें रियलाइज हो गया होगा कि उन्होंने ये डील करके गलती कर दी, उन्हें ये डील नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिसकंटिन्यू करना चाहिए था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये गांधी इरविन पैक्ट की कंडीशन थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया जाए, जो कि गांधी जी को बाद में रियलाइज हुआ होगा, अकॉर्डिंग टू बी.एन. पांडे, कि ये उन्होंने सही नहीं किया। अब जिन पेजेंट्स ने अपनी लैंड्स को सैक्रिफाइस कर दिया था इस मूवमेंट की वजह से, अपनी लैंड्स को, गुड्स को सैक्रिफाइस कर दिया होगा, तब उन्हें भी एक तरह से बिट्रेयल फील हुआ होगा। अब ये पैक्ट, अब ऐसा कहते हैं कि पुलिस की लाठी, मतलब आपको पता है कि वहां पर कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी रोकने के लिए ऑर्डिनेंस पास करे गए थे, एंड लाठी चार्ज, जो ऑफिसर्स थे वो फ्री थे कि किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं लाठी चार्ज करके मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए। बट उन लाठी चार्ज से ज़्यादा, ऐसा मानते हैं कि उन लाठी चार्ज से ज़्यादा इस गांधी इरविन पैक्ट की वजह से जो पट्टीदार थे, उनका मोरल डाउन हुआ, उनका मोरल ब्रेक हो गया। तो गांधी जी का, आप देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में गांधी जी का ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट खोया। काफ़ी जिन लोगों को उन पर भरोसा था, अब उन्हें उनका, मतलब उन्हें धोखा जैसा लगा। ये चीज़ एक टाइप की बिट्रेयल जैसी लगी कि उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया जो कि पूरा बेकार गया। जब भगत सिंह को फांसी हुई, तब एक ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन निकला गांधी जी के अगेंस्ट कराची में। कराची सेशन में, कांग्रेस के कराची सेशन में गांधी जी के अगेंस्ट एक ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन निकला जब भगत सिंह को एग्जीक्यूट किया गया। मैंने पिछले वीडियो में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की भी बात बताई थी। सो अगर आपने वो नहीं देखी है, चेक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब गांधी जी also gave up his demand for holding inquiry into police atrocities and return of confiscated lands already sold to third party in गुजरात। तो अब ये क्या हुआ कि गांधी जी ने अपनी जो गांधी जी पहले जो पुलिस एट्रोसिटीज को लेकर जो इंक्वायरी बिठा रहे थे,
इंक्वायरी बिठाने की जो डिमांड थी गांधी जी की, वो भी उन्होंने गिव अप कर दी इस पैक्ट की वजह से। और जो भी कॉन्फिस्केटेड लैंड, जो ऑलरेडी कॉन्फिस्केटेड लैंड थी, उसको भी थर्ड पार्टी को जो सेल कर दिया गया था, उसकी इंक्वायरी से भी गांधी जी ने मना कर दिया, जिसकी वजह से गुजरात में काफ़ी एडवर्स रिएक्शन देखने को मिला। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा कि गांधी जी के जो गेन्स थे वो कंसोलेशन प्राइज थे, एंड इरविन्स ओनली सरेंडर वॉज इन अग्रीइंग फॉर टू एंटर इनटू नेगोशिएशंस। अब सुमित सरकार का क्या ओपिनियन था कि it would be an oversimplification to describe the impact of the Gandhi-Irwin Pact in an entirely negative terms। मतलब कि इस गांधी इरविन पैक्ट को केवल नेगेटिव टर्म्स से ही नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, कुछ पॉजिटिव भी हुआ। जैसे कि द वाइसरॉय हैड बीन फोर्स्ड टू ट्रीट द इंडियन नेशनल लीडर ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि इंडियन नेशनल लीडर को इक्वल ट्रीट करना पड़ा वॉइसरॉय को। जो वॉइसरॉय मतलब वॉइसरॉय के इक्वल पोजीशन मिली इंडियन लीडर को, जो भी इंडियन लीडर रहेंगे उनको। एज द वॉइसरॉय एंड गांधी जी पुट देयर रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स ऑन अ ट्रीटी ऑफ पीस, इट ग्रेटली इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ कांग्रेस एंड इट्स स्टेचर। तो इससे कांग्रेस का स्टेटस बढ़ा कि वॉइसरॉय और गांधी जी दोनों ने अपने सिग्नेचर्स करे, एक ट्रीटी ऑफ पीस पे पीस ट्रीटी साइन करी एक साथ। तो इससे कांग्रेस की प्रेस्टीज बढ़ी। द ब्रिटिश अथॉरिटी दस एक्सेप्टेड कांग्रेस एज अ अथॉरिटी टू स्पीक फॉर पॉलिटिकल इंडिया। तो मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि कांग्रेस इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, इंडिया को की एक तरह से प्रतिनिधित्व है, उसको रिप्रेजेंट करेगी पॉलिटिकल मैटर्स में, इंडिया के लिए बोलेगी कांग्रेस। और प्लस कांग्रेस को राइट टू बी, ब्रिटिश अथॉरिटी ने कांग्रेस को एडमिट मतलब अलाउ कर दिया द राइट टू बी हर्ड एंड कंसल्टेड। जो भी आगे चलकर जो भी नेगोशिएशंस होंगी उसमें ब्रिटिश अथॉरिटी ने कांग्रेस को अलाउ कर दिया कि वो उनका भी ओपिनियन लिया जाएगा। जो रूरल कांग्रेस वर्कर्स थे उन्हें जेल से रिलीज कर दिया गया, और जब वो वापस अपने विलेज गए तब उन्हें काफ़ी वार्मली रिसीव किया गया, काफ़ी अच्छे से उनका स्वागत किया गया, जो भी कांग्रेस वर्कर्स थे। अब इससे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अवेक हुई लोगों के बीच, जो कि कई साल पहले से लोगों का सपना रहा था, जो कि शायद पॉसिबल, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। ऐसी चीज़ पॉसिबल हो गई कि रूरल कांग्रेस वर्कर्स को ना सिर्फ जेल से रिलीज करके वापस भेजा गया, उन्हें अच्छे से रिसीव भी किया गया। बरदौली डिसीजन के बाद कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो गया था, बट 1931 में पार्टी की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई एंड एक्सटेंशन of party machinery was marked in many areas। एंड सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ कि कई सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि इकोनॉमिक प्रेशर, कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर, एवरेज कांग्रेस एक्टिविस्ट का हाइटेंड मोरल, और ऑफिशियल कांग्रेस रिलक्टेंस रेडिकल प्रोग्राम को टेकअप करने के लिए जो कांग्रेस का रिलक्टेंस था, इन सब की वजह से सेंट्रल लीडरशिप पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था।
अब गांधी इवेंट फैक्ट के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे ये जान लेते हैं। तो 1930 के ऑटम से ही कई सारे मास अपसर्ज मूवमेंट की वजह से मूवमेंट काफ़ी लेस मैनेजेबल हो गया। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स के मास अपसर्ज हो रहे थे। मोर ओवर पेजेंट ग्रुप जो थे वो पोटेंसी लूज कर रहे थे। एंथुसियाज्म डिक्लाइन हो रहा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात हो रही है ये, कि लोगों का एंथुसियाज्म डिक्लाइन हो रहा था और सपोर्ट भी धीरे धीरे कम होते जा रहा था। मिल ओनर्स का, अर्बन मर्चेंट का जो सपोर्ट था वो कम होते जा रहा था। मुस्लिम लीग इस मूवमेंट के टोटली अपोज थी एंड लिबरल्स ऑल्सो केप्ट अवे फ्रॉम द मूवमेंट। जो लिबरल्स थे वो भी इस मूवमेंट के अगेंस्ट थे। मुस्लिम लीग भी अगेंस्ट थी। अब थ्रू आउट 1930 जो तेज बहादुर सप्रू, M.R. जायकार और भी बहुत सारे जो लीडर्स थे वो मोतीलाल नेहरू को प्रेशराइज कर रहे थे एक सेटलमेंट के लिए। एंड इसलिए डिसाइड हुआ, इस टाइप के जो ये सारे डेवलपमेंट्स की वजह से डिसाइड हुआ कि सही अपॉर्चुनिटी है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। एंड अबव ऑल देयर वाज प्रेशर फ्रॉम बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी बड़ा रोल था, जो कि मैंने अपने से वो सिविल डिसोबीडियंस वाली वीडियो में डिस्कस किया है कि बिजनेसमैन का क्या रोल था। बट नाउ दे इन्फॉर्म मोतीलाल नेहरू कि कमर्शियल कम्युनिटी की जो कैपेसिटी थी लॉस एंड्योर करने की वो ऑलमोस्ट अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। मतलब कमर्शियल कम्युनिटी ने इस मूवमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से। ये बात मैंने अपने वीडियो में बताई है कि कैसे लॉस की वजह से उन्होंने ये बॉयकॉट वाली पॉलिसी के अगेंस्ट हो गए थे बाद में, जो बिजनेसमैन थे वो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि उन्हें बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था। अब इस वजह से जो बिजनेसमैन जिन्होंने पहले कांग्रेस को सपोर्ट किया था वो कांग्रेस से अलग हो गए, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अब बॉम्बे के गवर्नर ने 7 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन को इन्फॉर्म किया कि कई सारे गांधी जी के जो कैपिटलिस्ट सपोर्टर्स थे, उनके कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स, वो उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी सोच रहे थे कि गांधी जी का साथ छोड़ देंगे अनलेस ही अडॉप्टेड अ रीजनेबल एटीट्यूड। तो कई सारे गांधी जी के कई लोग थे जो कि गांधी जी के खिलाफ भी थे। सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज़्यादातर मेंबर्स सेटलमेंट को लेकर के काफ़ी टेंस थे, काफ़ी ज़्यादा एंशियस थे। गांधी जी कुड नॉट कंपोज फॉर द लोकल डिस्प्यूट्स ऑफ द कांग्रेस फैक्शंस। तो गांधी जी कांग्रेस फैक्शन, जो भी कांग्रेस फैक्शन थे, कांग्रेस के मतलब अलग अलग जो पार्ट्स थे, उनके जो लोकल डिस्प्यूट्स थे गांधी जी उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे और ना ही मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के लिए कुछ कर पा रहे थे। मोर ओवर जो मौलाना शौकत अली ने हिंदू मुस्लिम टेंशन्स प्रोवोक कर दी, काफ़ी ज़्यादा। कांग्रेस तो मुस्लिम लीग तो पहले से ही अगेंस्ट थी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। एंड ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी चल रही थी इससे काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम टेंशन्स और इंक्रीज़ होती गई। एंड पुलिस ने विलेजर्स को काफ़ी ज़्यादा टेरराइज करके रखा, डरा धमका के रखा। उनके घर तोड़ रहे थे, क्रॉप्स डैमेज करना, एंड छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए उन्हें सज़ा देना, ये पुलिस कर रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था उस टाइम पे। एंड विंस्टन चर्चिल
ने जस्टिफाई किया इन सारे रिप्रेसिव मेजर्स को, एंड ही कैरिड ऑन क्रूसेड्स अगेंस्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो विंस्टन चर्चिल इस सारे चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे थे। इस सिचुएशन में सबको लगा कि एक पीसफुल सेटलमेंट का होना ज़रूरी है, इसलिए डिसाइड हुआ कि गांधी जी जाएंगे पीसफुल सेटलमेंट के लिए फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कुछ हिस्टोरियंस की अगर माने तो ये जो 1931 का जो कॉम्प्रोमाइज़ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, ये केवल एक बिजनेस क्लास को देखकर नहीं लिया गया था, जो बिजनेस कम्युनिटी थी सिर्फ उसे देखकर नहीं लिया गया था। ये हर टाइप के लोगों को, हर क्लास के लोगों को, नो डाउट कि बिजनेस कम्युनिटी पहले जो सपोर्ट करती थी मूवमेंट को, बाद में विड्रॉ कर लिया। इसकी वजह से उन्हें मूवमेंट एंड करना पड़ा। मूवमेंट किसी बहुत ही बुरी तरह से एंड हुआ, इतनी अच्छी एंडिंग नहीं हुई मूवमेंट की। एंड जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो चाहती थी कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ कर ले गवर्नमेंट के साथ, एक पीस सेटलमेंट कर ले। बट सिर्फ एक बिजनेस कम्युनिटी, कुछ क्रिटिक्स का मानना है लाइक सुमित सरकार और जूडिथ एम ब्राउन, इनका मानना है कि सिर्फ एक बिजनेस कम्युनिटी ने फोर्स नहीं किया कांग्रेस को टू कंसिडर पीस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की वजह से नहीं, बट हर टाइप के, हर क्लास के और हर कम्युनिटी के लोगों को देखते हुए ये कांग्रेस इस डिसीजन तक पहुंची कि पीसफुल सेटलमेंट ही सबसे सही ऑप्शन है। सो इट वॉज हाईली अनलाइकली दैट गांधी जी इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ एक क्लास को, एक पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को देखते हुए नहीं लेंगे। अब जैसा कि पैक्ट की कंडीशन थी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने अटेंड करी लंदन में सितंबर 1931 में एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव, कि कांग्रेस को सिर्फ उन्होंने अकेले रिप्रेजेंट किया। बट इसकी पर वहाँ पर B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव B.R. अम्बेडकर ने अपना अलग इलेक्टोरेट मांगा की डिमांड करी, और मुस्लिम लीग ने अलग एक एडिक्वेट सेफ गार्ड की डिमांड करी। ये भी काफ़ी एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। अब जूडिथ एम ब्राउन ने क्या रिमार्क किया कि कम्युनल डेडलॉक को ब्रेक करने में जो गांधी जी फेल हुए, इससे उनकी इनहेरेंट वीकनेस, उनकी पॉलिटिकल पोजीशन में वीकनेस दिखती है। एंड ये दिखता है कि वो किस तरह से पॉलिटिक्स में अपनी बात रख पाने के में ऐप्ट नहीं है, सही नहीं, मतलब वो ठीक से अपनी बात नहीं रख पाते। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के में जो कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, इसके लिए केवल गांधी जी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। हरोल्ड लास्की ने जस्टिस होम्स को लिखे अपने लेटर में पॉइंट आउट किया है, कि कम्युनल सेटलमेंट टोरी इंपीरियलिज्म के टाइम पॉसिबल नहीं था। नाउ व्हाट वाज दिस टोरी इंपीरियलिज्म? तो टोरी इंपीरियलिज्म टोरी गवर्नमेंट के टाइम पे, जो ब्रिटिश का टोरी पार्टी, जब मतलब यह कंजर्वेटिव पार्टी के टाइम पे ब्रिटिश का जो इंपीरियल एक्सपेंशन का अप्रोच था, उसे कहते हैं टोरी इंपीरियलिज्म। तो इस लेटर के अकॉर्डिंग इंपीरियलिज्म पॉसिबल, मतलब इस इंपीरियलिज्म के अंडर कोई भी कम्युनल सेटलमेंट पॉसिबल नहीं था।
अब गांधी जी जब लंदन से लौटे तब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट रिप्रेशन चल रहा था। इट वॉज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, मतलब गवर्नमेंट लोगों को रिप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। इम्पोर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी इंटेंसिफाई हो गई थी बंगाल, यूपी और फ्रंटियर प्रोविंसेस में। जो नए वॉइसरॉय बने लॉर्ड विलिंगडन, ही वॉज नॉट रेडी टू टेक अ लिबरल पोजिशन। गांधी जी एक इंटरव्यू लेना चाहते थे लॉर्ड विलिंगडन के साथ, बट ऐसा हुआ नहीं। गवर्नमेंट ने इंटेंस और सिस्टमैटिक रिप्रेशन कंटिन्यू रखा लोगों पर। उसके बाद कांग्रेस ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस से रिन्यू किया जाए। इस पर कांग्रेस ने जब ये डिसीजन लिया तब गवर्नमेंट ने तुरंत गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और कांग्रेस को एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। फिर गवर्नमेंट ने रिप्रेशन को इंटेंसिफाई कर दिया। कई सारी एट्रोसिटीज कमिट करी फ्रीडम फाइटर्स पे। सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस को आउटलॉ कर दिया। सारी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, बैंक अकाउंट्स, जिन भी लोगों, सबके सीज कर लिए गए। जो भी लोग या ऑर्गेनाइजेशंस इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, सबकी पर्सनल ये बैंक अकाउंट्स, ऑटोमोबाइल्स, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें सीज कर ली गई। पब्लिक गैदरिंग को फॉरबिड किया गया। लोगों का पब्लिक में गैदर होना या प्रोसेशंस, ये सब पर बैन कर दिया गया। और न्यूज़पेपर्स को भी गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल करने लगी। अब प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। इससे कई सारे मिडिल क्लास एजिटेटर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से फिर से विड्रॉ कर लिया उन्होंने। मूवमेंट ने वापस से अपना विगर खो दिया एंड इट अगेन बिगैन टू डिक्लाइन और कोलैप्स कर गया मूवमेंट। फिर काफ़ी बाद में, जबकि काफ़ी बाद में 1934 में मूवमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन मूवमेंट काफ़ी टाइम पहले ही कोलैप्स कर गया था। गांधी जी को जेल में भी समझ आ गया कि मास मूवमेंट डिक्लाइन कर रहा है इस रूथलेस रिप्रेशन की वजह से, एंड ही बिगैन टू थिंक ऑफ एन ऑनरेबल रिट्रीट। तब सिविल डिसोबीडियंस को टेम्पररीली 1933 में, मई 1933 में ही सस्पेंड किया गया और फॉर्मली विड्रॉ कर दिया गया इस मूवमेंट से 1934 में। फिर उसके बाद गांधी जी ने अपने आप को भी विड्रॉ कर लिया फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड he decided to make Harijan work the central plank of his new rural constructive program. अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है।